नमस्कार, स्वागत है आपका गोदान में। मैं रचना यदवंशी आपको सुना रही हूँ गोदान, प्रेमचंद जी का लिखा हुआ। और 55 अध्याय मैं आपको सुना चुकी हूँ। आज 56वें अध्याय की बारी है। 54 अध्याय के बाद 54 चैप्टर के बाद जब हम 55 में आए थे तो आपने ध्यान दिया होगा कि प्रेमचंद जी हमको बिल्कुल जो है स्टेज चेंज कर दिया था। उन्होंने गांव से निकल करके होरी, धनिया, झुनिया और उनके जितने किस्से थे, उनकी जितनी कहानियां थी, उनसे निकाल के हमें फिर से जो है 55वें अध्याय में वो शहर में ले आए हैं। और शहर के वही किरदार हैं जिनसे आप पहले से रूबरू हो चुके हैं पाठकों के तौर पर। मिस्टर खन्ना और मेहता और राय साहब और राजा साहब और मालती, यही सब। पिछले अध्याय में जो मैंने आपको सुनाया था उसका थोड़ा सा लबुलबाब मैं आपको बता देती हूँ कि राय साहब काउंसिल का चुनाव लड़ना चाहते हैं। बेसिकली लड़ना नहीं चाहते हैं, उनको लड़ना पड़ रहा है। प्रेमचंद जी ने बिल्कुल साफ तौर पे लिखा है कि ये काउंसिल का चुनाव जो है वो राय साहब की गले में सोने की हसिया की तरह फंस गया है। ना उसको वो निकाल सकते हैं ना वो निगल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे आयाम उन्होंने बताए हैं कि हुआ क्या था कि पिछले 2 चुनाव में उन्होंने चुनाव लड़ तो लिया था अपनी प्रतिष्ठा को आधार बनाते हुए, लेकिन आर्थिक रूप से उनका बड़ा नुकसान हुआ था। 1-1 लाख रुपए एक उसमें चुनाव में लग गए थे। अच्छा, जब मैं ये सारा प्रसंग पढ़ रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि कोई फर्क नहीं है, राशि जो है वो उस समय कम लगती है सुनने में 1 लाख, लेकिन अगर आज उस 1936-34 का लिखा गया उपन्यास अगर आज के दौर में देखें तो करोड़ों में जैसे चुनाव में पैसा बहता है, बिल्कुल कमोवेश वही स्थिति है। तो मतलब बदला कुछ नहीं है, किरदार बदल जाते हैं, राजनीतिक परिदृश्य ऑलमोस्ट वही है, जैसा पहले था वैसे अब चलता है चुनाव में। तो कुल मिला के ये था कि राय साहब जो है वो राय साहब के प्रतिद्वंदी के तौर पे इस बार कोई राजा साहब खड़े हो गए हैं। और राजा साहब ने सार्वजनिक रूप से राय साहब को चुनौती दे डाली है कि वो उन्हें हरा के दिखाएं और वो तो जीत जाएंगे। और बल्कि उन्होंने हजार रुपए मतदाताओं को बांटने का ऐलान कर दिया है, जिससे उनकी जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। और राय साहब बहुत परेशान है कि अगर वो हार गए तो उनकी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। उनके मित्र हैं मिस्टर तनखा। प्रेमचंद जी बार बार जो है जब भी हमें शहरी उसमें ले जाते हैं तो ये बताने की कोशिश करते हैं कि कोई किसी का मित्र नहीं है, सब अवसर के लोभी हैं, सब एक दूसरे का साथ किसी स्वार्थ के वश देते हैं। और वही फिर इन पृष्ठों में उन्होंने जो है एकदम क्लियर कर दिया कि जब राय साहब मिस्टर तनखा से मिलने जाते हैं तो बड़ी तीखी बहस होती है। और तनखा उन्हें मतलब जाते इसलिए हैं राय साहब कि उनका कहना है कि आप राय साहब से मिल लें और जो है कुछ समझौता करा दें, कुछ ऐसी बातचीत हो जाए जैसा कि पहले तय हुआ था कि तनखा ने उन्हें आश्वस्त किया था कि 1 लाख रुपए वो राजा साहब से दिलवा देंगे राय साहब को और राय साहब बैठ जाएंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो उनकी जो थोड़ी बहुत जो भरपाई हो जाएगी, आर्थिक नुकसान जो उनके पिछले 2 चुनाव में हुआ और वो लड़ना नहीं चाह रहे थे, वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन जब वो मिस्टर तनखा से मिलते हैं तो वो एक तो बहुत बेरुखी से पेश आते हैं, बहुत देर तक उन्हें इंतजार करा देते हैं खुद से मिलने से पहले। ये बात उनको बहुत बुरी लग जाती है। और फिर जो बातें होती हैं उनके बीच जब मिलते हैं दोनों लोग, तो कुल मिला के उसका सार ये है कि मिस्टर तनखा उनको बहुत साफ और कड़वे शब्दों में बता देते हैं कि आप मुझे मूर्ख ना समझे। आप सोच रहे थे पिछले चुनाव में आपने मुझे 500 रुपए दिए, फिर उसके बाद एक खटारा गाड़ी दे दी, और इस बार आपको लग रहा था कि आप 1-2 हजार रुपए मुझे 1 लाख में से दे देंगे और मैं मान जाऊंगा और आपके लिए पैरवी करूंगा। मैं वो बिल्कुल नहीं करूंगा। जैसे आप जो है कमाने के लिए निकलते हैं, बैठे हैं उसमें अपने तरीकों से, ऐसे मैं भी कोई सन्यासी नहीं हूं। मुझे भी पैसे चाहिए, मुझे भी परिवार पालना है। बहुत ही बेरुखी से और बेमुरव्वती से बात करते हैं वो राय साहब से। कुल मिला के ये स्पष्ट हो जाता है कि मिस्टर तनखा जो है वो बदला लेना चाहते हैं राय साहब से कि पिछले 2 चुनाव में जो उन्होंने पैरवी की तनखा ने राय साहब की, उसमें कुछ उनके हाथ पल्ले ज्यादा पड़ा नहीं, राय साहब ने उनको दिया नहीं, नवाजा नहीं। तो इस बार वो बहुत खफा है और वो कोई पैरवी नहीं करेंगे। राय साहब बहुत तल्ख हो जाते हैं, बहुत उन्हें बुरा लगता है। एक तो उनका अपमान हुआ कि उनको इतनी प्रतीक्षा करवाई गई। दूसरी बात यह है कि पैरवी के लिए लगभग स्पष्ट शब्दों में तनखा ने मना कर दिया। और अब जा रहे हैं राय साहब मिस्टर खन्ना के पास। तो आज हम आपको 56 यानी 56वें अध्याय में मैं आपको सुनाऊंगी कि राय साहब और मिस्टर मेहता के बीच क्या बातचीत होने वाली है। सुनते हैं। 9 बज रहे थे मगर खन्ना अभी तक मीठी नींद का आनंद ले रहे थे। वो 2 बजे रात के पहले कभी सोते नहीं थे, तो 9 बजे तक सोना स्वाभाविक ही है।
वो भी वहां पर भी राय साहब को आधा घंटा बैठना पड़ा। इसलिए जब कोई 9:30 बजे मिस्टर खन्ना मुस्कुराते हुए निकले तो राय साहब ने डांट लगा दी। अच्छा, तो अब सरकार की नींद खुली है, 9:30 बजे रुपए जमा कर लिए है ना, तभी ये बेफिक्री है। मेरी तरह तालुकेदार होते तो अब तक आप किसी के द्वार पे खड़े होते। बैठे बैठे सिर में चक्कर आ जाता है। मिस्टर खन्ना ने सिगरेट केस उनकी तरफ बढ़ाते हुए प्रसन्न मुख से कहा, रात सोने में देर हो गई, इस वक्त किधर जा रहे हैं? राय साहब ने थोड़े से शब्दों में सारी कठिनाई बयान कर दी। दिल में खन्ना को गालियां देते थे, जो उनका सहपाठी होकर भी सदैव उन्हें ठगने की फिक्र करता था, मगर मुंह पर उनकी खुशामद ही करते थे। खन्ना ने ऐसा भाव बनाया मानो उन्हें भी बड़ी चिंता हो गई। बोले, मेरी तो सलाह है आप इलेक्शन को गोली मारें और अपने सालों पर मुकदमा दायर कर दें। हाँ, ये भी मैं आपको बताना भूल गई कि 55वें अध्याय में राय साहब और उनके सालों के बीच में ससुर की जायदाद को लेके विवाद चल रहा है, वो जिक्र भी हुआ था। तो वही पंक्ति फिर से आई है कि मिस्टर मेहता उनसे कहते हैं कि आप इलेक्शन को तो गोली मार दें और सालों पर मुकदमा दायर कर दें। रही शादी तो वो दिन तो 2-3 दिन का तमाशा है, इसके पीछे जेरबार होना मुनासिब नहीं। कुंवर साहब मेरे दोस्त हैं, लेन देन का कोई सवाल नहीं उठने पाएगा। राय साहब ने व्यंग कर कहा, आप ये भूल जाते हैं मिस्टर खन्ना कि मैं बैंकर नहीं ताल्लुकेदार हूँ। कुंवर साहब दहेज नहीं मांगते, उन्हें ईश्वर ने सब कुछ दिया है। लेकिन आप जानते हैं मेरी अकेली लड़की है, उसकी माँ मर चुकी है। वो आज जिंदा होती तो सारा घर लुटाकर भी उसे संतोष न होता। तब शायद मैं उसे हाथ रोककर खर्च करने का आदेश देता, लेकिन अब तो मैं उसकी माँ भी हूँ। अगर अपने हृदय का रक्त भी निकाल के देना पड़े तो मैं खुशी से दूंगा। इस विधुर जीवन में मैंने संतान प्रेम में ही अपनी आत्मा की प्यास बुझाई है। दोनों बच्चों के प्यार में ही पत्नी व्रत का पालन किया है। मेरे लिए यह असंभव है कि इस शुभ अवसर पर अपने दिल के अरमान निकाल लूं। मैं अपने मन को तो समझा सकता हूं, पर जिसे मैंने पत्नी का आदेश माना उसे मैं नहीं समझा सकता। और इलेक्शन के मैदान से भागना भी मेरे लिए संभव नहीं है। मैं जानता हूं मैं हारूंगा, राजा साहब से मेरा कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन राजा साहब को इतना जरूर दिखा देना चाहता हूं कि अमरपाल सिंह नरम चारा नहीं है और मुकदमा दायर करना तो आवश्यक ही है। उसी पर तो सारा दारोमदार है। अब आप बताइए, आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं? मेरे डायरेक्टरों को इस विषय में जो हुक्म है वो आप जानते ही हैं, और राजा साहब भी हमारे डायरेक्टर हैं, यह भी आपको मालूम है। पिछला वसूल करने के लिए बार बार ताकीद हो रही है, कोई नया मामला आए तो शायद हो सके। राय साहब ने मुंह लटका कर कहा, आप तो मेरा डोंगा ही तो वही दे रहे हैं मिस्टर खन्ना। मेरे पास जो कुछ निज का है वे आपका है, लेकिन बैंक के मामले में मुझे अपने स्वामियों के आदेश को मानना ही पड़ेगा। अगर जायदाद हाथ आ गई तो मुझे इसकी पूरी आशा है कि पाई पाई मैं आपकी अदा कर दूंगा। आप बता सकते हैं इस वक्त आप कितने पानी में हैं? राय साहब ने हिचकते हुए कहा, 5-6 लाख रुपए समझिए, कुछ कम ही होंगे। खन्ना ने अविश्वास के भाव से कहा, यह तो आपको याद नहीं है, या तो आपको याद नहीं है या आप छिपा रहे हैं। राय साहब ने जोर देकर कहा, जी नहीं, मैं भूला नहीं हूँ, ना ही छुपा रहा हूँ। मेरी जायदाद इस वक्त कम से कम 50 लाख की है और ससुराल की जायदाद इससे कम नहीं है। इतनी जायदाद पर 10-5 लाख रुपए का बोझ नहीं के बराबर है। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि ससुराली जायदाद पर भी कर्ज नहीं होगा? जहां तक मुझे मालूम है यह जायदाद बेदाग है, और मुझे ये सूचना मिली है कि उस जायदाद पर 10 लाख से कम का भार नहीं है। उस जायदाद पर तो अब कुछ मिलने से रहा, और आपकी जायदाद पर भी मेरे ख्याल में 10 लाख से कम देना नहीं है। और वह जायदाद अब 50 लाख की तो नहीं, मुश्किल से 25 लाख की है। इस दशा में कोई बैंक आपको कर्ज नहीं दे सकता। यूं समझ लीजिए कि आप ज्वालामुखी के मुख पर खड़े हैं। एक हल्की सी ठोकर आपको पाताल में पहुंचा सकती है। आपको इस मौके पर बहुत संभल कर चलना चाहिए। राय साहब ने उनका हाथ अपनी तरफ खींचकर कहा, यह सब मैं खूब समझता हूँ मित्रवत, लेकिन जीवन की ट्रेजेडी इसके सिवा क्या है कि आपकी आत्मा जो काम नहीं करना चाहती वही आपको करना पड़े। आपको इस मौके पर मेरे लिए कम से कम 2 लाख का तो इंतजाम करना पड़ेगा। खन्ना ने लंबी सांस लेकर कहा, माय गॉड, 2 लाख? असंभव, बिल्कुल असंभव। मैं तुम्हारे द्वार पर सिर पटक कर प्राण दे दूंगा खन्ना, इतना समझ लो। मैंने तुम्हारे भरोसे ये प्रोग्राम बांधे हैं। अगर तुमने निराश कर दिया तो शायद मुझे जहर खाना पड़े। मैं सूर्य प्रताप सिंह के सामने घुटने नहीं टेक सकता। कन्या का विवाह अभी 2-4 महीने टल सकता है। मुकदमा दायर करने के लिए काफी वक्त है, लेकिन इलेक्शन सिर पर आ गया है। मुझे सबसे बड़ी फिक्र यही है। खन्ना ने चकित होकर कहा, तो इस इलेक्शन में 2 लाख लगा देंगे? इलेक्शन का सवाल नहीं भाई, इज्जत का सवाल है। उन्होंने कहा कि इस इलेक्शन में 2 लाख लगा देंगे, मतलब आप इतने संपत्ति के क्राइसिस में चल रहे हैं और इलेक्शन में पैसा लगाने के लिए तैयार हैं। तो राय साहब कह रहे हैं इलेक्शन का सवाल नहीं है, इज्जत का सवाल है। क्या आपकी राय में मेरी इज्जत 2 लाख की भी नहीं है? मेरी सारी रियासत बिक जाए गम नहीं, मगर सूर्य प्रताप सिंह को मैं आसानी से विजय नहीं पाने दूंगा।
खन्ना ने 1 मिनट तक धुआं निकालने के बाद कहा, बैंक की जो स्थिति है मैंने आपके सामने रख दी। बैंक ने एक तरीके से लेन देन का काम बंद कर दिया है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ खास रियायत की जाए, लेकिन बिजनेस इज बिजनेस, ये आप जानते हैं। पर मेरा कमीशन क्या रहेगा? मुझे आपके लिए खास तौर पर सिफारिश करनी पड़ेगी। राजा साहब का अन्य डायरेक्टरों पर कितना प्रभाव है ये तो आप जानते ही हैं। मुझे उनके खिलाफ गुटबंदी करनी पड़ेगी। यूं समझ लीजिए कि मेरी जिम्मेदारी पर ही मुआवजा होगा। राय साहब का मुंह गिर गया। खन्ना उनके अंतरंग मित्रों में से थे, साथ के पढ़े हुए, साथ के बैठने वाले, उनसे कमीशन की आशा रखते हैं। कितनी बेमुरव्वती है। आखिर वो इतने दिनों से खन्ना की खुशामद करते रहे, किस दिन के लिए? बाग में फल निकले, शाक भाजी पैदा हो, सबसे पहले खन्ना के पास डाली भेजते हैं। कोई उत्सव हो, कोई जलसा हो, सबसे पहले खन्ना को निमंत्रण देते हैं। उसका यह जवाब हो। उदास मन से बोले, आपकी जो इच्छा हो, लेकिन मैं आपको अपना भाई समझता था। मैंने कृतज्ञता के भाव से कहा, यह आपकी कृपा है। मैंने भी सदैव आपको बड़ा भाई समझा और अब भी समझता हूँ। कभी आपसे कोई पर्दा नहीं रखा, लेकिन व्यापार दूसरा क्षेत्र है। यहाँ कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का भाई नहीं। जिस तरह मैं भाई के नाते आपसे ये नहीं कह सकता कि मुझे दूसरों से ज्यादा कमीशन दे दीजिए, उसी तरह मैं भी आपको भी मेरे कमीशन में रियायत के लिए आग्रह नहीं करना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जितनी रियायत आपके साथ कर सकता हूँ करूंगा। कल आप दफ्तर के वक्त आए, लिखा पढ़ी कर लें। आपने कुछ और सुना। मेहता साहब आजकल मालती पर बेतरह रीझे हुए हैं। सारी फिलॉसफी निकल गई। एक दिन में जरूर हाजिरी दे आते हैं और शाम को अक्सर दोनों साथ सैर करने निकल जाते हैं। ये तो मेरी ही शान थी कि कभी मालती के द्वार पर सलामी करने नहीं गया। शायद अब उसी की कसर निकाल रही हैं। कहाँ तो यह हाल था कि जो कुछ है मिस्टर खन्ना, कोई काम होता तो खन्ना के पास दौड़ती थी, जब रुपयों की जरूरत होती तो खन्ना के पास आती थी, और अब कहाँ मुझे देख के मुंह फेर लेती हैं। मैंने खास उन्हीं के लिए फ्रांस से एक घड़ी मंगवाई थी। बड़े शौक से लेके गया, मगर ली नहीं। अभी कल मेवों की डाली भेजी, कश्मीर से मंगवाए थे मैंने, तो वापस कर दी। मुझे तो आश्चर्य होता है कि आदमी कैसे इतनी जल्दी बदल जाता है। राय साहब मन में इस बेकदरी पे बड़े खुश हुए। सहानुभूति दिखाकर बोले, अगर ये भी मान लें कि मेहता से उनका प्रेम हो गया है तो व्यवहार तोड़ने का कोई कारण तो नहीं है। खन्ना व्यथित स्वर में बोले, यही तो रंज है भाई साहब। यह तो शुरू से ही मैं जानता था कि वो मेरे हाथ नहीं आ सकती। मैं आपसे सत्य कहता हूँ, मैं कभी इस धोखे में नहीं पड़ा कि मालती को मुझसे प्रेम है। प्रेम जैसा उससे मिल सकता है, उसकी मैंने कभी आशा ही नहीं की थी। मैं तो केवल उसके रूप का पुजारी था। सांप में विष है ये जानते हुए भी हम उसे दूध पिलाते हैं। तोते से ज्यादा निठुर जीव और कौन होता है, लेकिन हम उसकी रूप और वाणी पर मुग्ध होकर ही उसे पालते हैं और सोने के पिंजरे में रखते हैं। मेरे लिए तो मालती उसी तोते के समान थी। अफसोस यही है कि मैं पहले क्यों नहीं चेत गया। इसके पीछे मैंने हजारों रुपए बर्बाद कर दिए भाई साहब। जब रुक्का पहुंचा मैंने तुरंत रुपए भेजे। मेरी कार आज भी उनकी सवारी में है। उसके पीछे मैंने अपना घर चौपट कर दिया भाई साहब। हृदय में जितना रस था वह ऊसर की ओर इतनी वेग से दौड़ा कि दूसरी तरफ का उद्यान बिल्कुल सूख गया। बरसों हो गए मैंने गोविंदी से दिल खोल के बात भी नहीं की। उसकी सेवा और स्नेह और त्याग से वो मुझे उसी तरह नचाती थी जैसे मदारी बंदर को नचाता है, और मैं खुशी से नाचता था। वह मेरा अपमान करती थी और मैं खुशी से हंसता था। वह मुझ पर शासन करती थी, मैं सिर झुकाता था। उसने कभी मुझे मुंह नहीं लगाया, मैं ये स्वीकार करता हूँ। उसने कभी प्रोत्साहन नहीं दिया, यह भी सत्य है। फिर भी मैं पतंग की भांति उसके मुख दीप पर प्राण देता था, और अब मुझसे शिष्टाचार का व्यवहार भी नहीं करती। लेकिन भाई साहब मैं कही देता हूँ, खन्ना चुप बैठने वाला आदमी नहीं है। उसके पुर्जे मेरे पास सुरक्षित है। मैं उससे एक एक पाई वसूल कर लूंगा, और डॉक्टर मेहता को तो मैं लखनऊ से निकाल कर दम लूंगा। उसका रहना यहाँ असंभव कर दूंगा। उसी वक्त हॉर्न की आवाज आई। एक क्षण में मिस्टर मेहता खड़े हो गए। गोरा चिट्टा रंग, स्वास्थ्य की लालिमा गालों पर चमकती हुई नीली अचकन, चूड़ीदार पजामा, सुनहरी ऐनक, सौम्यता के देवता लग रहे थे वो। खन्ना ने उठकर हाथ मिलाया। बोले, आइए मिस्टर मेहता, आप ही का जिक्र हो रहा था। फिर से ये अब इसमें इस अग्रिम वार्तालाप में मैं देख पा रही हूँ कि 3 लोग शामिल हो गए हैं, जो कि लंबा चलने वाला है। तो मैं ये 56वां अध्याय यहीं खत्म करती हूँ, और 57वें अध्याय के लिए आगे के पृष्ठों के लिए आपको अभी से आमंत्रित करके जा रही हूँ कि बने रहिए प्रेमचंद जी के गोदान के साथ और रचना एडवेंचर के साथ। नमस्कार, बहुत शुक्रिया।